जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज से हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। ये इसकी पहली वीडियो होगी। इसमें हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पोर्टुगीज की बात करेंगे। ये वीडियो मैंने परसों ही रिकॉर्ड कर ली थी, बट पता नहीं क्यों उसमें साउंड नहीं आया था, इसलिए मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वीडियो के सोर्सेस क्या क्या है, तो भाई इसको स्पेक्ट्रम से कॉपी किया गया है, साथ ही साथ बिपिन चंद्र से और एनसीईआरटी से भी कुछ कुछ इन्फो इसके अंदर डाली गई है। ओके, एडवेंट ऑफ यूरोपियन या फिर पोर्टुगीज सबसे पहले इंडिया में कब आते हैं? तो हम जब जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें भी पढ़ाया जाता है कि भाई इंडिया से, यूरोप से इंडिया आने वाला जो रास्ता था वो पोर्टुगीज ने सबसे पहले खोजा था, और उसका पर्सन कौन था? तो वास्को दी गामा था। तो क्या इससे पहले इंडिया से के साथ यूरोपियंस का ट्रेड नहीं होता था? गलत, बिल्कुल होता था। ये देखिए, ये आपको बताता हूँ। ये दो रास्ते थे। एक तो ये हमारा मैरीटाइम सिल्क रूट है, और ये रोड सिल्क रूट है। इन दोनों से कनेक्ट होते हुए इंडिया और यूरोप के बीच में और पूरे वर्ल्ड में ट्रेड हो रहा था। ये मैंने इरेज कर दिया तो दिखेगा, देखो यहाँ पे है यूरोप और यहाँ पे है इंडिया। तो ये दोनों रास्तों का यूज करते हुए ट्रेड हो रहा था। बट इशू क्या आता है कि ये जो हिस्सा है मेडिटेरियन सी वाला हिस्सा, यहाँ पे जो पहले पावर थी वो माफ करना, वो बदल जाती है। और जो न्यू पावर आती है वो मना कर देती है कि भाई अभी अगर आपको पास होना है तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। और ये ज्यादा पैसा कितना था? तो भाई 1 रुपए की चीज के 10 रुपए चार्जेस देने पड़ रहे थे, मतलब 10 गुना हो गया था। तो इसलिए यूरोपियंस को जरूरत पड़ेगी कि भाई रास्ता तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। तो इसके बाद जो हमें नया रास्ता मिला वो रास्ता कुछ ये था कि यहाँ से यूरोपियंस निकले, मतलब कि पोर्टुगीज निकले, फिर कैप ऑफ गुड होप तक पहुंचे, फिर यहाँ मोम्बासा तक पहुंचे, और फिर इंडिया डायरेक्ट ये पहुंच गए। ठीक है, ओके। तो ये है कुछ ऊपर से कहानी, बट इससे पीछे क्या हुआ है? देखिए, हल्का सा हम पीछे चलते हैं और थोड़ी जो वर्ल्ड हिस्ट्री चली है ना, उसको देख लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ये डायरेक्टली इंडियन हिस्ट्री से तो काम का नहीं होगा, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग जरूर बिल्डअप करेगा। देखिए क्या था। सबसे पहले इस एरिया में, जो ये मैं मेडिटेरियन सी वाला एरिया बोल रहा हूँ, यहाँ पे रोमन अंपायर था। रोमन अंपायर, वाई रोमन अंपायर, तो कुछ यहाँ पे देखिए, ये आज का मेडिटेरियन सी है। ठीक है, यहाँ पे इटली पड़ता है और इटली की कैपिटल है रोम। ठीक है, तो इस रोम में ही एक एम्पायर स्टार्ट हुआ था अप्रोक्सीमेटली 27 एडी में। अभी रोम से स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इस एम्पायर का नाम क्या पड़ गया? रोमन पड़ गया। किस बंदे ने स्टार्ट किया था? तो अगस्तस ने स्टार्ट किया था। ये जो हम आज अगस्त मंथ पढ़ते हैं ना कि भाई अगस्त मंथ आता है 12th मंथ्स में, उसमें जो अगस्त मंथ है वो इसी के नाम से है, अगस्तस। इवन ऐसा बोला जाता है कि पहले अगस्त में 31 डेज नहीं हुआ करते थे, सिर्फ 30 हुआ करते थे। फिर अगस्तस ने बोला कि अगर भाई मेरे दादा के नाम जूलियस के नाम से 31 डेज है, उनके दादा के नाम से जुलाई मंथ पड़ा था, तो उसने बोला मेरे नाम से भी भाई अगस्तस के नाम से भी 31 ही होने चाहिए। फिर कैलेंडर में चेंजेस हुए और उनके नाम पे भी 31 डेज हुए। इसीलिए जुलाई में भी और अगस्त में, दोनों में 31 डेज आते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। रोमन ने भाई, अगस्तस ने रोमन एम्पायर को शुरू किया था अप्रोक्सीमेटली 27 एडी में। फिर आगे जाके क्या हुआ? रोमन एम्पायर बहुत बड़ा था, ये पूरे एरिया में था। रोमन एम्पायर दो हिस्सों में टूट जाता है, एक बनता है वेस्टर्न रोमन एम्पायर और एक बनता है ईस्टर्न रोमन एम्पायर। और ये जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था वो ये सारी इंपॉर्टेंट जगह को कवर कर रहा था। जैसे कि ये देखिए, ये जो हिस्सा है जो कि डायरेक्ट यूरोप को और एशिया को जोड़ रहा है, उसको ये छोटी सी प्लेस कनेक्ट कर रही है। छोटी सी प्लेस कौन सी है? तो भाई इस्तंबुल। और इस्तंबुल मतलब आज का कौन सा, सॉरी, इस्तंबुल मतलब पहले का कौन सा? तो पहले उसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ करता था। कॉन्स्टेंटिनोपल। इवन उससे भी पहले चले जाओ तो उसका नाम हुआ करता था बाइजेंटाइन। तो इसीलिए ये जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर पड़ा उसका नाम बाइजेंटाइन एम्पायर भी पड़ा। ओके, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो वही रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर से बाइजेंटाइन एम्पायर बन गया या फिर ईस्टर्न रोमन एम्पायर बन गया। ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर के पहले राजा कौन थे? तो कॉन्स्टेंटिनोपल ही थे। इसी के नाम से कॉन्स्टेंटिनोपल शहर बनता है जो कि आज का इस्तंबुल है। ओके फाइन, तो ये पहले की कहानी है कि ये जो चल रहा था। ठीक है, और ये मस्त ट्रेड करवा रहे थे सब लोगों को। अभी होता क्या है कि इसी टर्की के अंदर एक जगह है एनातोलिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ पड़ती है एनातोलिया। इस एनातोलिया के अंदर एक नया साम्राज्य खड़ा होता है जिसका नाम पड़ता है ओटोमन एम्पायर। किसने शुरू किया था? तो ओस्मान करके कोई किंग था, ओस्मान किंग, उन्होंने ये ओटोमन एम्पायर शुरू किया था। इस ओटोमन एम्पायर के ही एक किंग थे, सुल्तान महमद। उन्होंने ये बाइजेंटीन एम्पायर को हरा दिया। मतलब कि ओटोमन एम्पायर ने बाइजेंटाइन एम्पायर को हरा दिया।
और अभी ये लोग बोलने लगे कि भाई अभी तो इस एरिया को हम कवर कर रहे हैं, ये इस्तांबुल या फिर जो भी एरिया है वो सारा हमारा है। तो अगर इधर से किसी भी शिप को पास करना है या फिर ये रास्ते से भी किसी को जाना है, तो हमें बहुत बड़ा पैसा देना पड़ेगा। इट जस्ट लाइक 10 गुना लगान देना पड़ेगा। तो अभी यूरोपियन को दिक्कत होगी कि यूरोपियन को अगर ये क्रॉस करना है तो बीच में तो ऑटोमन खड़े हैं। उससे अच्छा है कि कुछ और रास्ता ढूँढ लो, क्योंकि 10 गुना पैसा कौन भरेगा भाई? ओके। और दूसरी एक छोटी-सी आप चीज़ भी याद रख लो। देखो, ये बाइज़ेंटाइन या फिर रोमन एम्पायर था, वो क्रिश्चियन एम्पायर था, और ये जो ओटोमन एम्पायर आया ना, वो मुस्लिम एम्पायर था, इस्लाम। इसीलिए आगे जाके जो यूरोपियंस आएँगे ना, उनकी पॉलिसी भी ये रहेगी कि जो भी मुस्लिम्स हैं, उसको पर्सिक्यूट किया जाए, उनको कन्वर्ट किया जाए। तो ये आपको दिख रहा है कि ऐसा क्यों था। ओके, तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि ये हिस्ट्री थी, थोड़ी-सी वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसकी वजह से यूरोपियंस को दूसरा रास्ता ढूँढना पड़ा। ओके? डन है, चलो आपको थोड़ा-सा नॉलेज में भी काम आएगा और एक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काम आएगा। ठीक है, चलिए इधर देखिए। अभी यूरोपियन ने रास्ता ढूँढ लिया है, सॉरी, रास्ता ढूँढना शुरू किया है, ठीक है? उस टाइम पे 2 बड़े शहर थे। दोनों बड़े इटली के शहर थे, एक था वेनिस और एक था जिनोवा। दोनों इटली के शहर हैं, आज भी हैं, ठीक है? बहुत फेमस है। ये दोनों बड़े शहर थे, उन्होंने बोला कि भई यूरोपियंस आप जाइए, जिसको जितने पैसे चाहिए वो पैसे ले ले, और जिसको जितने बंदे चाहिए, मैन चाहिए, वो मैन ले ले। पर भई रास्ता ढूँढ के आओ, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है सारे माल-सामान की। क्योंकि उस टाइम पे यूरोप के अंदर चल रहा था स्पिरिट ऑफ रेनेसांस, मतलब भई एकदम क्रांति चल रही थी। साथ ही साथ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बहुत आगे थी, नेविगेशन बहुत आगे था। मतलब कंडीशंस तो सारी थी कि हाँ भाई हम ये कर सकते हैं। तो उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। वेनिस और जिनोवा ने पैसे मैन सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, और उस टाइम पे 2 कंट्री थी। ये वेनिस और जिनोवा शहर है, उस टाइम पे 2 कंट्री थी, एक पोर्टुगल और एक स्पेन, जो कि पावरफुल थे। मतलब यूरोप में ये लोग मानते थे कि पोर्टुगल और स्पेन इतने पावरफुल है कि वो चाहे तो ये कर सकते हैं। तो सारे यूरोपियंस ने बोला कि यार ये दोनों कंट्री को अब ज़िम्मा दो, ये रास्ता ढूँढेंगे। ओके, तो काम शुरू हो गया। इवन अभी भी है, उस टाइम पे पोप निकोलस 5 थे, पोप निकोलस। रोम के अंदर भी अभी भी, रोम के अंदर जो क्रिश्चियनिटी होती है, उनके सबसे बड़े पोप होते हैं, वो अभी भी बैठते हैं उधर। इवन थोड़े टाइम पहले वो मोदी जी से मिले भी थे, ठीक है? तो उस टाइम पे भी ये थे। उस टाइम पे पॉप थे, उनका नाम था निकोलस 5। निकोलस 5 ने भी बोला, पोर्टुगीज़ के जो किंग थे उसको, उनका नाम था हेनरी, उनको बोला, "हेनरी, यू आर द नेविगेटर। आप कैसे भी करके इंडिया का रास्ता ढूँढो, क्योंकि वो ज़रूरत है हमें।" उन्होंने हेनरी को बुल गिफ्ट किया कि ये लो बुल, मैं आपको ये देता हूँ एज़ अ गुड विश। और साथ में बोलते क्या हैं, ये देखो आप, टू फाइट इस्लामिक इन्फ्लुएंस एंड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, इस्लामिक इन्फ्लुएंस को कर्ब करना है, और क्रिश्चियनिटी को, फेथ को हमें और आगे बढ़ाना है। तो डेफिनेटली सोचिए, अगर रास्ता मिल जाएगा तो पोर्टुगीज मेन फोकस क्या कर रहेगा, ट्रेड या फिर धर्म? डेफिनेटली धर्म। पोर्टुगीज के हारने का एक यह भी कारण था कि वो ज्यादा रिलीजन के ऊपर फोकस किए थे, न कि ट्रेड के ऊपर। क्योंकि भाई नींव ही जिसकी ये रखी गई है तो ऐसा होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये दोनों कंट्रीज को दिया गया था, ठीक है? उसमें से होता क्या है, 87 के आसपास पोर्टुगीज के बार्थोलोम्यू डियास, वो केप ऑफ गुड होप तक पहुंच जाते हैं। मतलब आधा रास्ता कवर। किधर आता है केप ऑफ गुड होप? तो देखो यहाँ आता है, यहाँ इंडिया है, और ये अफ्रीका की एकदम टिप पे नीचे पड़ता है एक टापू, केप ऑफ गुड होप। तो यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं बार्थोलोम्यू डियास, नाम याद रखिएगा आप, ठीक है? इसीलिए पोर्टुगीज ने क्या किया कि अभी हम एक काम करते हैं, स्पेन के साथ ट्रीटी साइन करते हैं। उस ट्रीटी में एक लाइन बना दी, ठीक है? और बोला कि भाई इसके लेफ्ट में सिर्फ हम जाएंगे और इसके राइट में आप लोग जाइए। क्योंकि पोर्टुगीज यहाँ तक तो पहुंच गए ना, तो उसी में फायदा है कि वो लोग इसी तरफ जाएं। तो यस, वही किया। इस ट्रीटी का नाम क्या था? ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास, जिसको एक अटलांटिक ओशन में एक इमेजिनरी लाइन बना दी कि इसके आजू बाजू भाई राइट में आप जाओ, लेफ्ट में हम जाते हैं। तो ये एरिया पोर्टुगल के पास आया और ये एरिया स्पेनिश के पास आया, स्पेन के पास। ओके, डन है। अभी देखो, इधर से भी आपको पता चल गया ना कि अगर ये एरिया स्पेन के पास आया था, तो अभी भी ये जो होगा, ये जो भी एरिया है, सॉरी, साउथ अमेरिका वाला जो भी एरिया है, इसमें बहुत सारे जो कंट्रीज है ना, वो स्पेन की कॉलोनी हुआ करती थी और पोर्टुगीज की कॉलोनी हुआ करती थी। आगे जाके पोर्टुगीज अपना जो कामकाज है वो इंडिया से फोकस शिफ्ट करके स्पेन के अंदर करेंगे। स्पेन के अंदर क्या, साउथ अमेरिका के अंदर करेंगे। इसीलिए जो साउथ अमेरिका है उसकी ज्यादातर कंट्रीज में स्पेनिश बोली जाती है,
या फिर पोर्टुगीज बोली जाती है। मेजरली ब्राजील के एरिया में पोर्टुगीज, बाकी सारी कंट्रीज में स्पेनिश। ओके, नेवरदलेस आगे बढ़ते हैं। तो ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास साइन हो चुकी है, जिसमें पोर्टुगीज इंडिया की तरफ आएंगे और ये लोग इस तरफ जाएंगे, स्पेनिश। ओके, अभी देखो साइन हो गई 1494 में। क्यों इस तरफ? क्योंकि बार्थोलोम्यूडिस आगे आ गए थे। ओके चलो, और इसके 4 साल बाद ऑलमोस्ट हम हमारे वास्को द गामा इंडिया पहुंच जाते हैं 1498 में। ओके, डन है। चलो, तो मतलब 50 साल ऑलमोस्ट लग गए थे उनको, जब से काम शुरू किया तब से लेकर। ओके, तो ये क्या अकेले पहुंच गए थे? नहीं, इनकी मदद की थी एक गुजराती पायलट अब्दुल मजिद ने। और ये कहाँ पहुंचते हैं? तो ये आते हैं कालीकट के। कालीकट मतलब अभी का कोझिकोड, ये हमारे केरला में पड़ता है, ठीक है। अभी इसके राजा कौन थे उस टाइम पे? तो जैमोरीन करके या फिर जामोरीन करके उस टाइम पे राजा थे, जिनका दूसरा नाम सामुद्रिक भी है। ओके, तो क्या सिर्फ यही पूछा जाएगा? डेफिनेटली नॉट। ये भी पूछा जाएगा कि भाई उस टाइम पे इंडिया के दिल्ली सल्तनत जो चल रही थी उसके राजा कौन थे? तो भाई लोधी डायनेस्टी थी और उधर के राजा थे सिकंदर खान लोधी। फिर इवन उस टाइम पे विजयनगर एम्पायर भी चल रहा था, उसके राजा कौन थे? तो भाई नरसिम्हा देव राय थे, जो कि सुलुवा क्लेन से बिलोंग करते थे। सुलुवा क्लेन से नरसिम्हा देव राय। और ये रियल राजा नहीं थे, मतलब राजा तो डेफिनेटली थे, बट जो पावर था वो नार्स नायक के पास था। इट्स ठीक है, आगे बढ़ो। अभी देखो वास्को दी गामा पहुंच चुके हैं और सबको पता है ये कोई यहाँ पे ऐसे ही टाइम पास करने नहीं आए हैं, ये ट्रेड करने आए हैं। तो जो ऑलरेडी ट्रेडर्स थे जैसे कि इंडियंस, अरब, अफ्रीकन, चाइनीज, जावानीज, इनको खास अच्छा नहीं लगता है। उनको लगता है कि अभी यार ये आ गए तो और दिक्कत होगी, ट्रेड में कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसलिए वो राजा को चुगली करते हैं, अगर इनको हटाओ हटाओ, बट ऐसा होता नहीं है। ओके, फिर भाई वास्को द गामा जाते हैं और सामान वामान लेकर उधर वापस जब बेचते हैं पोर्टुगल में, तो उन्हें पता चलता है कि भाई ये तो गजब प्रॉफिट हो रहा है। तो इससे इन्फ्लुएंस है कि और लोग आते हैं, जैसे कि और लोग आते हैं क्या, पोर्टुगीज ही बेचते हैं एज अ गवर्नर। फिर बेचते हैं पेट्रो अल्वारेस कैब्राल को। अभी कैब्राल को तो कायदे से भेजा जाता है कि भाई और ट्रेड बढ़ाओ, आप कुछ कामकाज करो। तो कैब्राल जैसे ही आते हैं तो सोचते हैं कि कहीं पे फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लें। फैक्ट्री मतलब क्या? फैक्ट्री मतलब जस्ट गोडाउन, जहां पे वो अपने सामान को स्टोर करेंगे, ठीक है। पहले के टाइम पे उसको फैक्ट्री बोलते थे, अभी फैक्ट्री की डेफिनेशन टोटली डिफरेंट है। ओके, इसी को देख के अरब मर्चेंट्स क्या करते हैं, जो अरब ट्रेडर होते हैं वो इनके शिप पे अटैक कर देते हैं। अभी कैब्राल भी फ्री बैठने वाले तो नहीं थे। कैब्राल रिटालिएट करते हैं और बदले में अरब शिप्स को जला देते हैं, बॉम्बास्ट कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, गजब कर देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कैब्राल उधर के जो लोकल रूलर्स थे जैसे कि कोचीन के और कन्ननौर के, उनके साथ ट्रीटी भी साइन कर लेते हैं कि भाई आप हमारे साथ रहिएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ जो पोर्टुगीज थे उनकी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश हो जाती है कोचीन के अंदर। क्योंकि देखो कोचीन के साथ उन्होंने ट्रीटी साइन की थी ना, तो पहली फैक्ट्री कहाँ पे? कोचीन के अंदर या फिर कोची के अंदर। फिर कन्ननौर के साथ भी ट्रीटी साइन की थी, तो दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे? कन्ननौर में। ओके चलो, आगे बढ़ते हैं। फिर कैब्राल के बाद फिर से भाई अपने वास्को द गामा आएंगे, बट वो खास कुछ करेंगे नहीं, वो वापस चले जाएंगे। बस यहाँ पे एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि अरमाडास, अरमाडा क्या थी? तो जो नेवल फ्लीट होती है ना, तो मतलब जिसमें एक जैसे इन्फेंट्री होती है, वैसे इस फ्लीट के अंदर दो चार शिप रखी हुई है, मतलब एक ग्रुप बनाया हुआ है। और ये जो नेवी का ग्रुप है जिसमें अलग अलग शिप्स है, उसको हम बोलते हैं अरमाडा, ठीक है। एक्चुअली इट इज ग्रुप ऑफ शिप्स, जो कि एक साथ किसी में अटैक बैटैक करना हो, कुछ काम काज करना हो, तो ये हम बोलेंगे कि भाई अरमाडा को बुला लो। तो जहाँ पे अरमाडाज रखी जाती थी, जो उसका बेस था, सॉरी, जहाँ पे ये फ्लीट्स रखी जाती है उसके बेस को अरमाडा बोलते हैं। ओके चलिए, फिर आगे जाके और क्या होने लगता है। अल्मेड़ा आते हैं, फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा। अल्मेड़ा क्या करते हैं, उनको बोला ही जाता है कि देखो 3 साल का आपका टेन्यूर है, और आप क्या करो, जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है ना उसको हथिया लो, जैसे कि गल्फ ऑफ एडन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस और स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता ही होगा, अभी अभी हमने ये सब तो देखा है। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ लोकेशन, ये देखो, हाँ, ये वाला जो ऊपर वाला एरिया है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, ठीक है, हॉर्मस। अभी ये जो ईरान का वॉर हुआ था, तो ईरान क्या धमकी दे रहा था कि भाई आप अगर मैं हमारे ऊपर ज्यादा अटैक करोगे तो हम ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ही बंद कर देंगे। और ये बहुत सिग्निफिकेंट ट्रेड को कवर करता है, ऑलमोस्ट मुझे पक्का नहीं याद है बट 18% जितना ट्रेड जाता है यहाँ से, ठीक है। फिर ये वाला एरिया है, ये गल्फ ऑफ एडन वाला एरिया है। कैब्राल को बोला कि ये एरिया भी ले लो,
और साथ ही साथ स्टेट ऑफ मलक्का का एरिया भी बोला था। यहाँ पे देखिए, ये है स्टेट ऑफ मलक्का का एरिया, ठीक है? इसको बोला इसको भी कवर कर लो, मतलब ये 3 अगर आप कवर कर लेते हो, तो पूरा का पूरा इंडियन ओशन आपने कवर कर लिया। अभी जिसको भी आना है या तो घूम के आएगा तो भी इधर क्रॉस तो करना, इस बाजू तो आएगा। तो ये इंडियन ओशन में अपनी बादशाहत एस्टेब्लिश करना चाहते थे। इसलिए बोला कि ये 3 लोकेशन को आप कर लो, हॉर्मोस, मलक्का और एडन। और क्या अल्मेडा ये कर पाए? यस, ऑलमोस्ट उन्होंने ये कर लिया था। साथ ही साथ देखो, ये इतना करेंगे तो वॉर तो होना ही तय है ना? यस, होना तय है। तो ज़ैमोरीन जो थे, उनके साथ इनकी लड़ाई शुरू हो गई थी। फिर जो इजिप्ट के राजा थे मामलुक, उनके साथ भी इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, और इवन जो गुजरात थे, उनके साथ भी शुरू हो गया था। तो इवन ज़ैमोरीन, इजिप्ट और गुजरात, तीनों ने मिलकर अल्मेडा के ऊपर अटैक कर दिया, और इसमें अल्मेडा हार जाता है, और उनका जो बेटे थे, उनकी डेथ हो जाती है। अभी देखो, ये बात हो गई पर्सनल कि भाई मेरा बेटा मरा है, तो अल्मेडा क्या करेंगे? अल्मेडा बदला लेंगे। उसके थोड़े 1-2 साल बाद फिर से वॉर होता है, शायद 1 साल बाद ही हुआ था, और उसमें अल्मेडा ये तीनों नेवी को हरा देते हैं। यहाँ पे 2 ही लिखा है, बट एक्चुअली इट वाज़ 3, गुजरात भी था उसमें। तो तीनों की नेवी को आराम से हरा देते हैं, आराम से तो नहीं, बट हरा देते हैं, और इस इंडियन ओशन में अपनी एक बादशाहत एस्टेब्लिश कर लेते हैं। और अपनी भाई पावरफुल एस्टेब्लिश हो ही गया है, इसीलिए ये अपनी एक पॉलिसी भी लॉन्च करते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर कार्टरेज सिस्टम। अब ये कार्टरेज सिस्टम मतलब है क्या? देखो, कार्टेज का मतलब ही यही होता है कि भाई एक पेपर का टुकड़ा जैसा, ठीक है, एक लाइसेंस जैसा, परमिट। तो इसके अंदर जो भी दूसरी शिप है पोर्टुगीज के अलावा, उनको एक कार्टेज दिया करता था, पेपर दिया जाता था। अगर ये लाइसेंस उनके पास है, तो उसका मतलब है कि भाई पोर्टुगीज के साथ आपकी कोई राइवलरी नहीं है, आप यहाँ से फ्री से ट्रेड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट अगर ये टुकड़ा आपके पास नहीं है, कार्टेज आपके पास नहीं है, तो पोर्टुगीज आपके ऊपर अटैक करेंगे, आपका जो भी कार्गो होगा, माल होगा, उसको हथिया लिया जाएगा, और आपकी शिप को भी डुबा दिया जाएगा। ओके, तो देखिए कितना पावरफुल एस्टेब्लिशमेंट कर लिया है अल्मेडा ने। ओके, आगे साथ ही साथ अल्मेडा ना अजना दीवा जो फोर्ट है वो भी कंस्ट्रक्ट करवाया था, वो भी जीत लिया था। ये जो अजना दीवा है ना, वो इंपॉर्टेंट लोकेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, विजयनगर, ये जैसे इंडिया है, यहाँ पे विजयनगर अंपायर, उसके ऊपर बहमनी अंपायर, ठीक है? इन दोनों के बीच में पड़ता था ये अजनादेवा फोर्ट, मतलब स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। तो ये भी अल्मेडा ने कंस्ट्रक्ट करवाया था, मतलब लैंड के ऊपर भी इन्फ्लुएंस इनका शुरू हो गया है। अच्छा, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, देखो, अंजनादीवा फोर्ट इज आइलैंड लाइंग एट द बॉर्डर ऑफ मुस्लिम बीजापुर एंड हिंदू विजयनगर स्टेट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अभी अल्मेडा जाते हैं, अल्मेडा के बाद आते हैं अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क क्या करते हैं? जैसे ये कार्टेज सिस्टम थी, वैसे ही ये इशू कर देते हैं परमिट सिस्टम, सेम तरीके से काम करती थी। ओके, तो आपको अगर क्वेश्चन आता है कि भाई ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर कार्टेज सिस्टम किसने इशू करवाई थी, तो अल्मेडा ने करवाई थी। क्या ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है? यस, पीवाईक्यू का ये पार्ट है, ठीक है। इवन रुकिए, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ ताकि आपको पता रहे, अगर आपको इन फ्यूचर पढ़ना हो तो भाई ये पीवाईक्यू हो चुका है। फिर शायद इवन ये अजना दीवा जो है वो भी पीवाईक्यू का पार्ट है। कहाँ पे मैं लिख दूँ? यहाँ पे लिख देता हूँ पीवाईक्यू। फिर इवन ये भी काम का है कि भाई पहली फैक्ट्री कहाँ पे थी, तो कोचीन में थी, ये भी आईएमपी है। मुझे पक्का नहीं याद है, बट ये ना हम मिक्स करना होता है ना कि भाई लाइन में आप जोड़िए उसका सीक्वेंस, उसमें शायद ये आ चुका है, बहुत पहले आया था पर शायद आ चुका है। ओके, चलिए आगे देखते हैं अभी। चलो, फिर आते हैं अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क सबसे पहले क्या शुरू करते हैं? वो अपना परमिट सिस्टम शुरू कर देते हैं। फिर अल्बुकर्क की ना पॉलिसी कुछ अलग ही थी। ये क्या चाह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ पोर्टुगीज यहाँ पे एक ट्रेडर बन के ना रह जाए, बल्कि उधर के ही हो जाए, उधर के रेसिडेंट ही हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि भाई पोर्टुगीज को बोला कि भाई यहाँ पे आप लैंडलॉर्ड बन जाइए, रोड इरिगेशन फैसिलिटीज लाइए, बिल्ड करिए, नए नए क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस कीजिए, और छोटे मोटे काम भी कीजिए कि भाई आर्टिशियन बन जाना, क्राफ्टमैन, एसेट्रा एसेट्रा। ओके, मतलब इसको एक अपना नया घर जैसा बना देना है, न्यू होम बना दो अपना। और होम बनाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लगेगी? कोई ना कोई लेडी चाहिए होगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, बोला कि भाई लोकल वाइफ्स को अडॉप्ट कीजिए, आप उनके साथ शादियां कीजिए। बोले कि यार लोकल वाइफ तो इतनी है ही नहीं, सबकी शादी हो चुकी है, या फिर सब कोई ना कोई विधवा है। इन्होंने बोला विधवा है तो क्या हुआ, मैं बोलता हूँ कि हमारे एरिया में जो भी पोर्टुगीज का एरिया है, वहां पे अबॉलिशन ऑफ सती है, इसलिए आपके पास वाइफ्स रहेगी।
ओके, तो कैसे ये अपना पोर्टुगीज़ क्या एरिया बनाते हैं, ये आपको क्लियर रहेगा। याद क्या रखना है कि भई अबॉलिशन ऑफ सती किसने करवाया था? अल्बुकर्क ने करवाया था। किन्होंने नया घर बनाने को बोल दिया था? अल्बुकर्क ने बोल दिया था। फिर किसने परमिट सिस्टम? अगेन अल्बुकर्क। ओके। साथ ही साथ अल्मेडा ने जैसे पानी पे अपना भाई साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया था, ये आए, इन्होंने बोला पानी पे तो अभी है, अभी ज़मीन पे आते हैं। क्या किया? तो पहले भई अजनदीवा फोर्ट तो हमने बना दिया था, मतलब लोकेशन तो थी पोर्टुगीज़ के पास। इन्होंने किया विजयनगर के साथ फ्रेंडशिप और बोला कि यार ये बीजापुर के जो सुल्तान है ना वो इतने अच्छे हैं नहीं। देखो बीजापुर के बीच में ही था ये जो हमारा वो टाउन था अजनदेवा वो। तो बीजापुर के सुल्तान को विजयनगर के साथ मिलकर इन्होंने हरा दिया। किसकी हेल्प ली थी? तो टीमोजी की हेल्प ली थी, जो कि कृष्णदेवराय के अंदर काम कर रहे थे। और बीजापुर से इन्होंने जीत लिया गोवा। ओके, ग्रेट। इसके बाद इन्होंने क्या किया? विजयनगर के साथ मिलकर हराया था। अभी विजयनगर से ही चीटिंग की और कृष्णदेवराय को हराकर ये बदकाल जीत लिया। ये बदकाल भी एक फोर्ट था। इसीलिए ये जो उन्होंने ये सेटलमेंट बना दी, ये अबॉलिशन किया, ये जो 2 फोर्ट जीत लिए, गोवा और बदकाल, इसीलिए अल्बुकर्क को पोर्टुगीज का रियल फाउंडर बोला जाता है इन ईस्ट। ओके, तो वो वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज इन ईस्ट, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क। चलो उसके बाद आते हैं नीनो दे सुन्ना। नीनो दे सुन्ना क्या करते हैं? ये गोवा जीत लिया तो फ्री क्या करेंगे? तो उन्होंने गोवा को अपनी कैपिटल बना लिया भाई, उधर हेडक्वार्टर अपना शिफ्ट कर लिया कोचीन टू गोवा। सबसे पहले कोचीन में आए थे, राइट, हमने यहाँ पे देखा था। अभी उन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहाँ पे कर लिया? तो गोवा के अंदर कर लिया। फिर बहादुर शाह उधर गोवा के सॉरी गुजरात के राजा थे, उधर वही बहादुर शाह के ऊपर अटैक करते हैं हुमायूं। हुमायूं उस टाइम पे भाई दिल्ली के राजा थे। ओके, तो उन हुमायूं से प्रोटेक्शन के लिए जो बहादुर शाह थे वो पोर्टुगीज के पास आए, यार हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दो। पोर्टुगीज बोले बदले में क्या मिलेगा? बहादुर शाह ने बोला कि भाई बसीन आइलैंड है, दीव है, चाहे हो तो वो ले लेना, बसेन आइलैंड पूरा का पूरा ले लेना। ये मुंबई के बाजू में पड़ता है बसेन आइलैंड, यहाँ पे शायद स्पेलिंग होगा इसका, ये रहा बसाइन आइलैंड। बोला मुंबई के पास पड़ता है, ये आप ले लेना, और जो दीव है, दीव गुजरात के पास पड़ता है, वो आप जगह पे अपना बेस बना लेना, आपका नेवी भी मस्त रहेगा, परमिट सिस्टम भी अच्छा रहेगा। पोर्टुगीज बोले ठीक है, बचा बचा लिया, हुमायूं का वॉर वॉर खत्म हो गया। बट खत्म हो गया, उसके बाद क्या हुआ? पोर्टुगीज बोले "वेल, लाओ भाई वो आइलैंड"। तो नीनो सॉरी बहादुर शाह ने क्या बोल दिया कि चलो चलो, कुछ आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो धोखा हो गया पोर्टुगीज के साथ। तो पोर्टुगीज ने क्या बोला कि कुछ रिएक्शन नहीं दिया और बोला बहादुर शाह को कि चलो कोई बात नहीं, वो तो होता रहेगा, आप आइए हमारे साथ, खाने पे आइए हमारी शिप पे। उन्होंने को बुलाया भाई खाने पे, शिप पे, और जैसे ही शिप पे आए बहादुर शाह को मार दिया। और अगेन इट इज अ पीवाईक्यू कि जो बहादुर शाह थे या फिर पोर्टुगीज थे, उन्होंने किसको मार दिया था और किधर के रूलर थे? तो बहादुर शाह। ये पीवाईक्यू है। ओके, तो ये नीनो दी सुन्ना के दौरान हुआ है। ओके, और हाँ, एक छोटी सी इन्फो ये भी रहेगी कि नीनो दी सुन्ना के दौरान ही इन्होंने हुगली को, बंगाल के अंदर जो हुगली आता है, उनको एक ट्रेड हेडक्वार्टर बना दिया था। ओके, डन, ये भी खत्म हो गया। अभी कोई पर्सन नहीं है जो आने वाला है, ये सुन्ना के बाद खत्म है। दूसरा क्या याद रखना है, यहाँ पे देखो मैंने बोला कि भाई न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करो। पोर्टुगीज ने कौन कौन से किए थे? तो टबैको, केश्यू नट, इवन कोकोनट की वेराइटीज, ये सब पोर्टुगीज ने किया था। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे पीछे भी शायद लिखा हुआ है, हाँ ये रहा है, देखिए, क्रॉप्स लाइक लेडी फिंगर, स्वीट पोटैटो, टोबैको, कॉर्न, पाइनएप्पल, ग्राउंडनट, कैश्यू, ये सब भी यहाँ, इवन पोटैटोज भी रह गए, वो सब पोर्टुगीज ने ही इंट्रोड्यूस करवाए थे। और ये भाई हमारा अगेन पीवाईक्यू है, ये तो 2024 का पीवाईक्यू, सॉरी 5 का पीवाईक्यू है। इवन यहाँ पे नहीं लिखे हुआ है सारे के सारे, देखो वो जो 25 में पीवाईक्यू आया था, उसमें क्या क्या पूछा था? एक पाइनएप्पल पूछा था, फिर एक पूछा था गुआवा, और फिर एक था पपया। बोला था कि इसमें से कौन सा पोर्टुगीज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, तो तीनों करवाए गए हैं। ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने सारे के सारे जो वाइसरॉय आए उनको देख लिया है। देखो 4 है मेजरली, गामा तो आए ही थे, उसमें कुछ खास नहीं है, वास्को दी गामा। फिर कैब्राल आए जिन्होंने लड़ाई की, अरब के साथ शिप विप जला दिए। ये 3 है जो कि मेन है। अल्मेडा का कार्टरेज सिस्टम, ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्बुकर्क का एबॉलिशन ऑफ सती और इंडियन वही बन के रहना। और जो नीनो दी सुनना है, उन्हें हुगली हेडक्वार्टर शिफ्ट किया और बहादुर शाह के दौरान उनकी वो लड़ाइयाँ बढ़ाइयाँ। फिर ये गोवा, गोवा उन्होंने कैपिटल बनाई थी, नई कैपिटल गोवा इनके दौरान ही बनी है। ये अल्मेडा के दौरान अजनदेवा फोर्ट भी बढ़ गया है।
और गोवा जीती थी कितने, तो भाई अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था बीजापुर से, इवन भटकल फोर्ट को भी जीता था। ओके, और ये जो लोकेशंस मैंने बोली है, ये देखो ये लोकेशंस है हमारी। तो देखो सबसे पहले ये कोचीन में आए थे। ओके, कोचीन के बाद इन्होंने कन्ननौर में भी अपना हेडक्वार्टर बना लिया था। मतलब ये हेडक्वार्टर आए सबसे पहले भाई कालीकट के अंदर। ओके, सबसे पहले हेडक्वार्टर कोचीन में बनाया, फिर कन्नौर में बनाया, फिर भाई गोवा को भी जीत लिया था। फिर इवन ये बसीन जो आइलैंड है, यहाँ पे देखो ये बसाइन आइलैंड है, ये एक्चुअली यहाँ पे पड़ रहा है बसाइन आइलैंड, और यहाँ पे दिव आइलैंड। ये दिव अंदर क्यों बताया, दिव यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। ये दिव भी जीत लिया था। तो ये सब पोर्टुगीज किए हैं, और हाँ उनका थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन देख लो, और फिर हम ये वीडियो को खत्म करते हैं। दूसरे वीडियो में पूरा का पूरा ये पोर्टुगीज को ही खत्म कर लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक भी वीडियो में 30 मिनट के ऊपर से ना बनाऊं। ओके, तो भाई वाइसरॉय एक होते थे, वाइसरॉय की हेल्प के लिए सेक्रेटरी होते थे। ओके, साथ ही साथ एक होते थे हमारे कैप्टन, और इस कैप्टन की हेल्प कौन करते थे, तो फैक्टर उसकी हेल्प करते थे। ओके, हाईलाइट मार देता हूँ, कैप्टन असिस्टेड बाय फैक्टर और वाइसरॉय असिस्टेड बाय सेक्रेटरी। और हम जल्दी से ये पॉइंट भी ले लेते हैं कि भाई उनके लिए ट्रेड करना इस वक्त आसान क्यों रहा था, इतना एस्टेब्लिशमेंट करना, क्योंकि और कोई दूसरी मेजर पावर थी नहीं। क्योंकि जो बहमनी किंगडम था वो भी टूटा हुआ था, छोटे छोटे में विजयनगर के पास भी पावर नहीं बची हुई थी। साथ ही साथ एक ही रूलर था मोहम्मद बेगड़ा गुजरात का, जो कि पावरफुल था, बाकी कोई पावरफुल रूलर भी नहीं था उस टाइम पे। साउथ की बात चल रही है इस एरिया में। तो वहां पे वो लोग मजे से चल गए। जो चाइनीज थे, चाइनीज के पास इतना शिप्स अच्छी नहीं थी, और दूसरे ट्रेडर्स अभी तक आए नहीं थे। ओके, और हाँ उनकी शिप्स में कैनन्स हुआ करती थी, मतलब बड़ी बड़ी बंदूकें होती है ना जो शिप के अंदर, वो रखते थे ये। सो भाई दैट्स इट फॉर वीडियो, और आगे दूसरे वीडियो में हम पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। हम पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म करेंगे ऐसे ही धीरे धीरे, और जितना जल्दी हो उतना कवर करेंगे। मेरी कोशिश क्या रहेगी कि अल्टरनेट डे पे करें, 2-3 वीडियो एक दिन में अपलोड किए, फिर दूसरे दिन हम जियोग्राफी अपलोड करें, और जो संडे होता है संडे को हम वीकली हमारा करंट अफेयर कर लें। इसके सोर्सेज हमारे क्या होता है भाई, एडिटोरियल होता है, फिर विजन के न्यूज होते हैं, और कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है पीआईबी में कहीं पे भी, तो उसको भी हम कवर कर लेते हैं। ओके, चलिए इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।